साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हम लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो आपका महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है, वो है प्रबंधन मैनेजमेंट। हम लोग मैनेजमेंट को दो तरीके से देखेंगे, एक सामान्य मैनेजमेंट देखेंगे और दूसरा हम लोग मैनेजमेंट का एक पक्ष और देखेंगे, वह होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो ये दो चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद है ये क्लास काफी रोचक होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट के संदर्भ में। अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट का, तो हम अपने जीवन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, चाहे उसका घर से संबंधित प्रबंधन हो, समाज से संबंधित हो, जहां कार्यरत हो प्रबंधन का हिस्सा हो या प्रबंधक हो, या जिन जिम्मेवारियों को लेकर के चल रहा है वह कहीं ना कहीं प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। प्रबंधन कोई नई बात नहीं है, प्रबंधन पहले से चली आ रही एक व्यवस्था है। जिस व्यवस्था के तहत किसी चीज को सुदृढ़ करने के लिए, निर्णय क्षमता के लिए, उसे विकास के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, ये सभी बातें प्रबंधन का हिस्सा बनती हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रबंधन के संदर्भ में। मानव ने अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए, जो उसकी जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है, उसके लिए वह संस्थाओं संगठनों से जुड़ता चला जाता है या निर्माण करता है। इन संगठनों एवं संस्थाओं के सफल संचालन के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मनुष्य चाहे वह स्कूल, विश्वविद्यालय, कारखाना, खेत, उद्योग इत्यादि कहीं भी काम करता हो या उसकी स्थापना करता हो, तो वह किसी न किसी समूह का हिस्सा होता है, या वो प्रबंधक होता है या प्रबंधक के अंतर्गत वह एक समूह का भाग होता है। उस संस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी उन्नति के लिए उन लोगों के कार्य क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो उससे यह भी है कि उसे कार्य कैसे करवाना है, और कार्य करवाना, किसी से काम लेना, वह एक प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। काम करने वाले से उसके क्षमता अनुसार उससे पूरा कार्य लेना एक सजग एवं एक परिपक्व प्रबंधक का कार्य है। अगर हम लोग प्रबंधक के बारे में समझें तो हमें जरूरत है कि कुछ परिभाषाओं को देखें। उसमें एक परिभाषा है WF, इनका नाम है ग्लिविक। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, क्योंकि पूरा परिभाषा मैं नहीं लिखूंगा, पर थोड़ा लंबा है, प्रयास करेंगे कि जिसके कीवर्ड्स हैं उस पे चलेंगे। कहते हैं कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंधन है। अगर किसी संस्था के उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग करना होगा। तो या क्या लिख सकते हैं इनके? मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग, ये ग्लिविक कहते हैं। मैंने सिर्फ उसमें से क्रिम निकाल करके मैंने आपको रख दिया है। इतना याद कर लेंगे तो आपको जब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर कोई परिभाषा दे दिया जाए तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि ग्लिविक क्या है। दूसरा है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल प्रबंधक के संदर्भ में एक शानदार व्यक्ति हैं, बहुत नाम है इनका। प्रबंधन के कहिए कि विकास करने में, खास करके वैज्ञानिक प्रबंधन के डेवलपमेंट में हेनरी फेयोल का बहुत बड़ा भूमिका है। ये कहते हैं कि प्रबंधन का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना,
संगठित करना, निर्देशन देना तथा नियंत्रण करना है। ये जो 5 तत्व इन्होंने बताए हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि ये क्या, इनकी परिभाषा जो है वो क्या कह रहा है। परिभाषा कहता है कि प्रबंधक का काम है पूर्वानुमान लगाना। पहले आप एक अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं, यह प्रबंधक का काम है। इसके अलावा योजना बनाना, निर्देशित करना, संगठित करना एवं नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना है। यही 5 अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे जब वैज्ञानिक प्रबंधन में, तो उसमें ये 5 चीजें मिलेंगी। खैर जब हम आज पढ़ रहे हैं तो जिसके बाद जब हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके अलावा भी और सिद्धांतों पे और इसके कार्यों पे बात करेंगे। इसके अलावा कहते हैं मैरी पार्कर, एक है मैरी पार्कर। मैरी पार्कर क्या कहते हैं प्रबंधन के संदर्भ में, इनका क्या अनुभव है? ये कहते हैं व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है, इनका कहना है। इसके अलावा एक है रोस मोरे। रोस मूरे, जॉन रोस नहीं, रोस मूरे नाम है इनका, याद रखेंगे। जॉन रोस दूसरे हैं जिसकी चर्चा हम एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह में करते हैं। ये कहते हैं कि प्रबंधन का तात्पर्य निर्णय लेना है। प्रबंधन का तात्पर्य निर्णय लेना है। बस 1 2 3 4 आसान परिभाषाएं हैं, मुझे लगता है आपको लिखते लिखते ही याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंधन को हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो उसको हम लोग देखेंगे दोनों संदर्भ में, एक लाइब्रेरी के संदर्भ में, एक सामान्य संदर्भ में। सामान्य संदर्भ में देखेंगे, फिर उसको लाइब्रेरी के संदर्भ में हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिलता है। प्रबंधन 20वीं सदी की उपज माना जाता है। कब की? 20वीं सदी की ये उपज माना जाता है। और 1900 में यह वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में आया था और बाद में 1950 में पुस्तकालय प्रबंधन की बात आई। पुस्तकालय प्रबंधन 1950 में। जैसे मैं आपको कह रहा था अभी कि हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन का सिद्धांत, यही आपका आज का क्लास है। अब इसको हम लोग समझते चलते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत के बात जब आती है तो हम लोग जब प्रबंधन करने की बात करते हैं तो आखिर में किन सिद्धांतों पे एक बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। यदि आप प्रबंधक हैं, ये आप प्रबंधक के भाग हैं, तो उस समूह का भाग है जो प्रबंधन से नियंत्रित होता है, तो हमको समझना जरूरी है कि आखिर में एक बेहतर प्रबंध कैसे किया जा सकता है। प्रबंध के ऐसे कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिन्हें निश्चित माना जा सके, क्योंकि जैसा मैसी जैसे और मेरी जैसे और हेनरी जैसे विद्वानों ने जो कहा है, यह मानना है कि उनका भी एक अपना अपना
तरीका है कहने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई अस्थायी रूप से कोई सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बात जो आती है निकल करके वो आती है हेनरी फेयोल की। मैंने कहा भी था कि अगर हम लोग प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो हेनरी फेयोल को इग्नोर नहीं कर सकते। हेनरी फेयोल एक शानदार सिद्धांत इन्होंने दिया है प्रबंधन के संदर्भ में। तो इन्होंने पहला सिद्धांत जो दिया है वो क्या है? इनका पहला सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। डिवीजन ऑफ वर्क, क्या बोलेंगे इसे? कार्य विभाजन। प्रबंधक की सबसे एक खासियत होती है वो व्यक्तियों के कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें कार्यों का विभाजन करे, जो जिसमें विशेषज्ञ है उसे वो कार्य दे, और जिसमें जो कार्य क्षमता है उसके लिए उसको प्रोत्साहन भी वैसा ही दे। तो ये प्रबंधन अगर कोई कर रहा है, अगर ऐसा कार्य कर रहा है, तो कार्यों के विभाजन अगर ठीक से कर पा रहा है तो वो एक शानदार प्रबंधक है और उसकी संस्थाएं अग्रसर होती हैं। अगर हम कार्य विभाजन के सिद्धांत की बात करें तो यह जो आया है श्रम के विशेषीकरण का सिद्धांत एक है, उससे आया है। यह आया है श्रम के विशेषीकरण सिद्धांत। श्रम के विशेषीकरण सिद्धांत से आया है। इसका मतलब होता है कि जो श्रम कर रहा है उसके स्पेशलाइजेशन के रूप कार्यों का वितरण करें। जिस कार्य को करने की क्षमता जिसके पास है उस कार्य को उसे आप सौंपें, वो कार्य वो बेहतर कर पाएगा। इससे क्या होता है, इसके लिए जो फेयोल है वे क्या कहते हैं? फेयोल कहते हैं, हेनरी फेयोल, जिसकी चर्चा इसमें बार बार होगा तो आपको याद रखेंगे। इन्हें आप वैज्ञानिक प्रबंधक का फादर मान सकते हैं, जनक मान सकते हैं हेनरी फेयोल को। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि इसी से क्या होगा, श्रम के ठीक से विभाजन कर पाएंगे तो कार्य कुशलता एवं उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी। पुस्तकालय के संदर्भ में देखें तो पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभाजन होता है। एक अच्छी लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। जब मैं आपको डिवीजन पढ़ा रहा था, डिवीजन ऑफ लाइब्रेरी, तो आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो पीछे जा करके आप लाइब्रेरी के प्रकार वाले वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो में भी इस बात का मैंने जिक्र किया है कि कितने डिवीजन है लाइब्रेरी के। मैंने उसमें करीब 12-14 डिवीजन की बात की थी। तो 12-14 डिवीजन है, उन डिवीजनों के अनुसार हम कार्यों का वितरण करते हैं अपने लाइब्रेरी में, तो कार लाइब्रेरी जो है एक बेहतर तरीके से चलता है। तो कार्यों का विभाजन लाइब्रेरी हम लोग कैसे करते हैं, डिवीजन करते हैं। कैसे? उनके बेहतर परफॉर्मेंस देखते हैं कि किस में उनका स्पेशलाइजेशन है। जैसे हमारे टेक्निकल डिवीजन है, तकनीकी विभाग है या प्रभाग है, तो तकनीकी प्रभाग विभाग में आप टेक्निकल पर्सन को रखेंगे। तो इस प्रकार से आप विभाजन उसको करेंगे तो एक लाइब्रेरी, एक संस्थान बेहतर कार्य करता है। और इस संदर्भ में आपकी जो उपयोगिता होगी, लाइब्रेरी की हो या समान संस्थान की हो, उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। दूसरा है अधिकार एवं दायित्व। अधिकार एवं दायित्व। मैं वीडियो चेक कर लूं, क्योंकि मैं इसका क्लास पहले बार लिया था लेकिन वीडियो ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, जिसके चलते हमने आपको नहीं भेजा था। तो मैं थोड़ा सा देख लूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है या नहीं। चलिए, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? अधिकार एवं दायित्व। इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आखिर में है क्या? ऑथोरिटी एक सक्षम पदाधिकारी, अधिकारी जो उस कार्य को करने की क्षमता रखता है, उसके अधिकार क्षेत्र में वो कार्य सौंपे जा सकते हैं और उसके पास एक क्षमता है कि अपने टीम के साथ वो कार्य को करवा सके। उसके अलावा कुछ दायित्व हैं, जैसे वो काम को करवाता है उसके अनुसार वो अपने जिम्मेवारियों को भी समझता है। अगर वो कोई मिशन फेल होता है या कुछ कार्य में त्रुटि आती है तो इसके लिए वो अधिकारी उस कार्य की जिम्मेवारी लेता है। तो इस सिद्धांत का संदेश है
कि जो अधिकारी एवं उसके दायित्व में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी एवं दायित्व यानी कि उसके अधिकार या दायित्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी संस्था में जिस व्यक्ति को कार्य का उत्तरदायी ठहराया जाए, उसे उसके कार्यों के परिणाम का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है कि हम जिसको जो अधिकार दें, जो दायित्व दें, उसके जिम्मेवारियों को समझे और उस कार्य को पूरा करें। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर हम लोग बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या संगठन के संपूर्ण विकास का सबसे बड़ा एक अगर सिद्धांत है तो वह है डिसिप्लिन। किसी भी संस्था की सफलता के लिए डिसिप्लिन आवश्यक है। अब यह आवश्यक सिद्धांत है जिसका अनुपालन हमें करना चाहिए। पुस्तकालय के लिए भी यह सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत का निर्देश है कि सभी कर्मचारी को स्वेच्छा से अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करना चाहिए और वे जो आदेश करें उनके अंतर्गत कार्यों को करना चाहिए। तो आखिर में एक प्रबंधक इस संदर्भ में क्या करेगा? एक प्रबंधक इस संदर्भ में करेगा, पहला वो करेगा कि प्रत्येक स्तर पर अच्छा निरीक्षण करेगा। जो स्तर है, प्रत्येक स्तर पर अच्छा निरीक्षण, गुड इंस्पेक्शन, वो करेगा। और क्या करेगा? कर्मचारियों को कार्य नीतियों की स्पष्ट जानकारी देगा। कर्मचारियों को कार्य की जो नीति है, कार्य कैसे करना है, कि स्पष्ट जानकारी देगा ताकि कर्मचारी उसके दिशा निर्देश के अनुसार काम कर सकें। तीसरा वो क्या करेगा? तीसरा वो करेगा दंड विधान का न्याय संगत प्रयोग करेगा। जो दंड विधान है, नियमावली है, उसका न्याय संगत, मतलब जितनी बड़ी त्रुटि है उसकी अपेक्षा ना कम ना अधिक दंड देगा। दूसरी बात, अगर कोई त्रुटि है, जिस व्यक्ति से भूल हुई है या जिस व्यक्ति ने गलती की है, उसका दंड उसी को मिलेगा। प्राय ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो असफल होते हैं, लंबे समय तक संघर्ष करने पड़ते हैं सफलता के लिए, उनका क्या हुआ कि एक कर्मचारी ने गलती किया, 5 मिनट लेट से आया। अब क्या हुआ कि देख लिया कि ये 5 मिनट लेट से आया है, इसलिए ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि 5 मिनट लेट से अब जो भी आएगा उस सबकी कटेगी सैलरी। अब क्या होता है कि दो बातें निकल करके आती हैं, एक की गलती इसने किया था, इसकी एक की सैलरी काट दो, एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात आप ये करते हैं कि ये जो दंड होगा ये सबके लिए होगा। तो इस प्रकार से आप जो करते हैं, तो किसी की इमरजेंसी या किसी स्थिति में वो आपके संसार के साथ जो हृदय से जुड़ा हुआ था, वो हृदय से जुड़ा हुआ न होकर के आपके संसार के साथ वो अब जो है केवल शारीरिक मनोदशा में जुड़ता है, मानसिक स्थिति से वो आपके साथ नहीं होता है, क्योंकि गलती उसकी थी नहीं, लेकिन आपने नियम बनाया सबके लिए। तो ये जो त्रुटि है, ये सबसे बड़ी त्रुटि है। तो इस प्रकार के अनुशासन में ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी गलती न करें जो अनुशासन भंग करने के लोगों को प्रेरित करे। कभी कभी हमारे दंड विधान या हमारी तरफ से किए गए प्रयास दूसरे अन्य कर्मचारियों को, अन्य व्यक्तियों को, समूह के व्यक्तियों को, उन्हें गैर अनुशासित होने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। फिर चौथा है आदेश की एकता। आदेश की एकता, आदेश की एकता में क्या होगा कि जो आदेश है वह आदेश एक जैसा होगा और सबके लिए होगा। तो आदर्श की एकता में हम लोग आदेश की एकता में ध्यान रखेंगे कि जो हम आदेश दें वो सबके लिए प्रभावशाली हो और वो ठीक ठाक कार्य करे। हमारा जो आदेश है वो मल्टी डायमेंशनल ना हो, सिंगल डायमेंशनल हो। तो
है आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जो भी निर्देश दे दें, वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश अपने अधीनस्थ लोगों को दे दें वो आदेश सर्वोपरि हो, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो आदेश एक बार हो गया तो उस आदेश के अनुसार जो उद्देश्य होंगे उसकी पूर्ति हो पाएगी। फिर है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। निर्देश सॉरी निर्देश की एकता, जो आप निर्देश दे रहे हैं वह निर्देश सभी कर्मचारियों को हो और सभी उसके साथ एक डायमेंशन में, एक डायरेक्शन में काम को पूरा करें। फिर छठा कहता है व्यक्तिगत हित के बजाय समान हित की वरीयता। व्यक्तिगत हित के बजाय सामान्य हित, समूह के हित। वरीयता, वरीयता जो है वो दी जाएगी। सॉरी यही गलत हो गया। समान हित को वरीयता दी जाए, जो सबके हित में हो वैसा करें। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए एक प्रबंधक के रूप में? तो प्रबंधक पहला प्रयास होगा कि अधिकारियों द्वारा दृढ़ता व अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना। आप अगर किसी के हायर अथॉरिटी हैं तो आपको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि वो सभी आपसे सीखे, आपसे प्रेरित हो। अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना मतलब खुद से उदाहरण बनना। दूसरा क्या करेगा प्रबंधक? दूसरा करेगा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौता होना चाहिए। प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट समझौता, जो भी हो दोनों तरफ से क्लियर हो ताकि बात में कुछ समस्याएं न हो। और तीसरा है सतत निरीक्षण। आपको निरंतर आपको निरीक्षण करते रहना है ताकि उसका दोष ऐसा ना हो कि आपने निरीक्षण नहीं किया इसलिए कोई निर्देश नहीं मिला और बाद में आप कहेंगे कि गलती ऐसे होगी, आपने ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं है। आप उसके हायर अथॉरिटी हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उन कार्यों का नियमित रूप से बराबर सतत पूरा का पूरा निरीक्षण करें। ये अधिकारियों की जिम्मेवारी है। अच्छे प्रबंधन की ये विशेषताएं हैं या कहें कि यह एक सिद्धांत का भाग है। तो ऐसा हमें एक अधिकारी होने के नाते करना चाहिए। उसके अलावा है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। जो कर्मचारी हैं उनके पारिश्रमिक का सिद्धांत, उन्हें उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए जैसा वो कार्य कर रहे हैं, जैसा उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए, जैसा उन्हें सैलरी में वृद्धि होनी चाहिए, अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए जो संस्थाएं दे पाती हैं। और योग्यताधारी कर्मचारी है उनको आप वहां पे रखिए, जो जितना परिश्रम करता है उसके अनुसार इसकी योग्यता क्षमता में वृद्धि आप भी करें। 8वां है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। प्रबंधक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में होता है। उसके निर्देश जो होंगे, जो संस्था में देगा, क्योंकि वो सर्वोच्च स्थान पर है,
तो ऐसा निर्देश देगा जिससे सबको लगे कि निर्णय जो है या निर्देश जो है वो उपयोगी है, इसका उपयोग करना चाहिए। और संस्था में निर्णय लेने का अधिकार अधिकारियों के हाथ में हो, वहां केंद्रीकरण की स्थिति होती है, तथा उसके विपरीत यदि निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों के बीच हो तो वह विकेंद्रीकरण स्थिति हो जाएगी। और जब अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन लेंगे तो हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा है कि जब हमारी एडवाइजरी कमेटी होगी, जब हम उसकी मीटिंग करेंगे तो एडवाइजरी कमेटी में वो लोग होंगे जो विचार रखे जाएंगे, उस पर विचार करके अंतिम निर्णय प्रबंधक को लेना है। और जब प्रबंधक वो अंतिम निर्णय लेता है तो उसके बाद वो निर्णय में कोई हस्तक्षेप बीच में नहीं होना चाहिए। इसके बाद है पदानुक्रमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। पदानुक्रमता का सिद्धांत, पदानुक्रमता का सिद्धांत। प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक है, यहां पे एक हायर अथॉरिटी है जिसको आप मैनेजमेंट बोल सकते हैं, उसके नीचे उसके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी जो भी पद हो, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, उसके नीचे आप डिपार्टमेंटल बना दीजिए कुछ चीजें। तो ये हायरार्की होनी चाहिए। इस हायरार्की से क्या होगा कि आपकी जो है काम ऊपर से जो निर्देश होंगे वो प्रॉपर मिलेंगे, और जब सुझाव एवं अपील होगा वो नीचे के जो आपके वर्कर हैं, नीचे के जो वर्कर हैं इनसे आपको अपील, सुझाव नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ये इनको देंगे, ये इनको देंगे। सुझाव देना होगा तो ये इनको देंगे, ये इनको देंगे। इस प्रकार से श्रृंखला पदानुक्रम होना चाहिए। इसके अलावा है व्यवस्था। व्यवस्था में क्या होगा कि जो कर्मचारी, या कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अपने स्थान पर रहना चाहिए। मतलब उसका एक जगह होना चाहिए जहां उस व्यक्ति से या उस सामान, वो सामान हमें आसानी से मिल सके। तो ठीक ठाक जगह पे होना चाहिए। लाइब्रेरी में जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कहीं और है, किताबें कहीं और है, और कुछ चीजें कहीं और हैं, चित्र बिचिर है, तो उससे क्या होगा कि जो चीजें जहां पे होना चाहिए जल्दी से नहीं मिलेंगे। पाठक आपके पास पढ़ने आ रहे हैं तो कम समय उनके पास है, आपके पास 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकाल पढ़ने आ रहे हैं, तो उनका जो सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें मिलना चाहिए। फिर है समदृष्टि, इक्विटी जिसको बोलते हैं, एक जैसा नजर रखना। इस यहां पे आपको क्या करेंगे कि समदृष्टि में ध्यान रखें कि कर्मचारी के साथ आपके जो व्यवहार होंगे अधिकारी के, वो समानता का दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल रिस्पेक्ट जो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, उसकी हानि उसे ना हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कार्यकाल में स्थिरता। कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके यहां स्थिर रूप से रहे, लंबे समय तक रहे, कार्य करे, ऐसा वातावरण आपको निर्माण करना चाहिए। और नहीं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोग जाते हैं, सीखते हैं, और लगा कि अब यहाँ हमारा न सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, न मान सम्मान मिल रहा है, न प्रमोशन मिल रहा है, तो सीखे आपके यहाँ, आप बेहतर सैलरी पे दूसरी जगह चले गए, फिर आपने नए लोगों का हायर किया, फिर नए लोगों के साथ यही चला, तो आपकी कंपनी केवल एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा। आप अच्छे लोगों को नहीं हायर कर पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। आपको चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आपसे बेहतर तरीके से आपके संस्थान को जानता है, इसीलिए वो आपको एकदम खराब स्थिति हो तो ही आपके यहाँ जाए, या कुछ वैसी स्थिति हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉय हमारे यहां से ना जाए। तो कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। फिर इसके बाद है पहल होनी चाहिए, इनिशिएटिव, शुरुआत करने की बात है तो कर्मचारियों को कार्य में तत्परता दिखाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन और प्रशस्ति भी ठीक ठाक मिलना चाहिए, लेकिन ये प्रबंधक को ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज की शुरुआत जो है
वो जितना जल्दी है वो हो सके तो प्रबंधक उसमें शामिल हो, अगर नया प्रोजेक्ट है तो। फिर है समूह भावना का सिद्धांत। तो जो टीम वर्क है वो आपके यहां बनी रहे। समूह भावना का सिद्धांत, समूह भावना का सिद्धांत होना चाहिए। सभी लोग एक संस्थान में हैं, एक उद्देश्य के लिए हैं, एक तरीके से कार्य करने के लिए हैं, तो उसके लिए सबको मिल करके एक साथ काम करने की जरूरत है। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के प्रति काम करने की जरूरत होती है। यदि उसमें डाइवर्सिटी होगा कि अलग अलग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, तो उससे आपको दिक्कतें आएंगी और कार्य को समय से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देख रहे थे प्रबंधन। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।